हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ रहे थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम 28 रिएक्शंस पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 29 की। 29 जो रिएक्शन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रिएक्शन का नाम है केनी-ज़ारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? केनी-ज़ारो अभिक्रिया। देखिएगा, इस अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन रहित जो एल्डिहाइड होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, अनुपस्थित होता है, वो वाले एल्डिहाइड केनी-ज़ारो अभिक्रिया देते हैं। जैसे हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, तो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहली बात, अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो देखिएगा, ये है अपना क्रियात्मक समूह, ये है क्रियात्मक समूह का कार्बन। उस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो यह एक ऐसा एल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन रहित है। तो बताओ, ये केनी-ज़ारो अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, ये केनी-ज़ारो अभिक्रिया देगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो केनी-ज़ारो अभिक्रिया देता है। यदि हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है PHCHO। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अनुपस्थित। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होने के कारण बेंजल्डिहाइड ये अभिक्रिया देगा। अब आप कहोगे सर, बेंजल्डिहाइड का ये जो सूत्र है इसको क्या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C6H5CHO। अब आप कहोगे सर, इसके अंदर तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। नहीं, 5 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये फेनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फेनिल ग्रुप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, ये होती है बेंजीन, C6H6, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्या होता है, बेंजीन में हाइड्रोजन होता है। तो हमने क्या किया कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा लिया। तो इसको, बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं, इस एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, CHO। तो मुझे बताओ, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, क्या इस कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 4। तो फिर हाइड्रोजन नहीं होगा इसके ऊपर, इसका मतलब ये भी केनी-ज़ारो अभिक्रिया देगा। यदि हम बात करें एसिटल्डिहाइड की, तो ये है एसिटल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO, है ना। ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इस पर कितने हाइड्रोजन है बताओ? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये केनी-ज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ये केनी-ज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, होता क्या है इसके अंदर। अल्फा हाइड्रोजन रहित जो एल्डिहाइड होते हैं उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है सांद्र NaOH के साथ। तो एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाता है, और दूसरे एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और दूसरे एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो देखिएगा, हम एग्जांपल लेते हैं इसका। ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये HCHO है, यहाँ पे ऑक्सीजन आप लगा लेना, HCOH प्लस HCOH इज इक्वल टू NaOH। तो एक का तो हो जाएगा ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या हो जाएगा, अपचयन। अब आप कहोगे सर, कैसे ऑक्सीकरण हुआ और कैसे अपचयन हुआ, उसे ज़रा सा समझा दीजिए। तो देखो, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। HCHO जो है उसका ऑक्सीकरण कीजिएगा आप। तो HCHO का ऑक्सीकरण करोगे तो बताओ, ऑक्सीजन जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे। तो ये है HCHO, है ना। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे और उस हाइड्रोजन को वापस जोड़ देंगे। तो बताओ, फॉर्मिक अम्ल बन गया। तो एक का तो हो गया ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या करना है, अपचयन करना है। तो दूसरा एल्डिहाइड ले लो। दूसरा एल्डिहाइड हमने ये वाला ही ले रखा है,
तो ये हो गया आपका दूसरा एल्डिहाइड। तो इसका अपचयन करने के लिए हम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो हम यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो देखो क्या बन गया, CH3OH। एक हाइड्रोजन तो जोड़ना है कार्बन के साथ और एक जोड़ना है ऑक्सीजन पर। तो क्या बन गया, CH3OH। इसका मतलब अपने पास में दो कंपाउंड बने, एक का तो एसिड बना दिया और दूसरे का एल्कोहल बना दिया। ठीक है, अब आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखते समय करना क्या है, जो आपने NaOH लिया है ना वो NaOH इस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ से H हट जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, Na। तो जो एसिड बनेगा उसका तो लवण बनाना है आपको, तो HCOONA प्लस CH3OH। समझ में आ गई। तो ये होंगे दो फाइनल प्रोडक्ट। यदि हम बात करें बेंजल्डिहाइड के केनिज़ारो अभिक्रिया की, तो ये बेंजल्डिहाइड का सूत्र है। इसकी अभिक्रिया करवाई सांद्र NaOH के साथ। तो बताओ इसके दो अणु काम में आएंगे। एक का ऑक्सीकरण करवाया C6H5COO, जो H है उसको हटा के क्या लगा देना है, Na। और दूसरे का एल्कोहल C6H5CH2OH। ठीक है, तो ये देखिएगा, एक तो बन गया सोडियम बेंजोएट, एक बन गया बेंजिल एल्कोहल, है ना। ये बेंजिल समूह होता है C6H5CH2, इसको कहते हैं बेंजिल। तो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये जो केनिज़ारो अभिक्रिया है ना, ये सामान्य केनिज़ारो अभिक्रिया है जिसमें दोनों एल्डिहाइड के अणु समान है। इसमें भी दोनों एल्डिहाइड के क्या है, समान। एक रिएक्शन और पढ़ाई थी मैंने आपको, क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया। क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लेते हैं। ये देखो, एक तो ले लिया HCHO, एक ले लिया C6H5CHO। तो यहाँ पर एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का क्या होगा, अपचयन। अब किसका तो ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, तो जो अधिक क्रियाशील होगा उसका तो होगा ऑक्सीकरण और जो कम क्रियाशील होगा उसका होगा अपचयन। अधिक क्रियाशील किसके प्रति, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। और आप जानते हो बहुत अच्छे से कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, किसकी तुलना में, बेंजल्डिहाइड की तुलना में। तो इसका तो ऑक्सीकरण होगा और इसका होगा अपचयन। ठीक है, तो बताओ फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, और बेंजल्डिहाइड का अपचयन होगा तो बनेगा बेंजिल एल्कोहल। डिटेल में मैंने आपको ये अभिक्रिया पहले पढ़ा रखी है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है टीसेंको अभिक्रिया। टीसेंको अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि सभी प्रकार के एल्डिहाइड ये अभिक्रिया देते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ना, एक्चुअल में जो केनिज़ारो अभिक्रिया है उसका विस्तृत रूप है। केनिज़ारो अभिक्रिया में एक लिमिटेशन है कि ओनली दोज एल्डिहाइड्स गिव्स केनिज़ारो अभिक्रिया which does not have alpha hydrogen atoms. But if we talk about Tsienko reaction, then this reaction is given by all the aldehydes, चाहे उनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो या नहीं हो। तो ये देखो हमने दो एल्डिहाइड के अणु ले लिए। ठीक है, CH3CHO के कितने अणु लिए, दो लिए। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई, एल्यूमिनियम ट्राई एथॉक्साइड या एल्यूमिनियम एथॉक्साइड इसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। सूत्र होता है AlOC2H5 का होल थ्राइस। तो एक का तो ऑक्सीकरण करवाना है और एक का क्या करवाना है, अपचयन। तो देखो एक का तो ऑक्सीकरण हुआ, CH3CHO के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, CH3COOH यानी एसिड, और दूसरे से बना देंगे एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल। फिर इस अभिक्रिया में करते क्या है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के जल का अणु बाहर निकाल देते हैं और एथिल एसीटेट बना देते हैं। तो देखो मैं समझा देता हूँ। एक तो बना ये
एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ये बनेगा और एक के ऑक्सीकरण से बनेगा CH3CH2OH। फिर आपको क्या करना है, जल का अणु बाहर निकालना है, यानी एस्टरीकरण करवाना है। तो इसका OH और इसका H, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3CO CH2CH3। ये अभिक्रिया कौन सी है, टी-सेंको अभिक्रिया। इसके बाद में हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 31 की, और रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या नाम है, अच्छे से याद कीजिएगा, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, शॉर्टकट में कहते हैं HVZ रिएक्शन। देखिएगा ये वाली जो अभिक्रिया है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा। लेकिन ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। जैसे हम बात करें फॉर्मिक अम्ल की, फॉर्मिक अम्ल में अभी मैंने आपको बताया था क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। क्या इसमें अल्फा कार्बन है क्या, नहीं। ये देखो ये क्रियात्मक समूह है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह। क्या इस क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है ना, ये तो हाइड्रोजन है। तो बताओ क्या इसमें अल्फा कार्बन है क्या, नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया नहीं देगा। यदि हम बात करें एसिटिक अम्ल की, किसकी बात करें हम, एसिटिक अम्ल की बात करें, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो देखो इसमें अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो ये अभिक्रिया देगा, कौन सी, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो एसिटिक अम्ल है, जैसे ये है CH3CH2COOH है ना, इसको प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं, ये भी देगा क्योंकि इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया देते हैं। और अभिक्रिया कैसी होती है, इसमें अभिक्रिया करवाई जाती है Cl2 या Br2 के साथ लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। किसके साथ करवाई जाती है, Cl2 या Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन आके जुड़ जाता है। यानी क्लोरीन या ब्रोमीन अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एग्जाम्पल देखिएगा, ये है आपका एसिटिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। तो अल्फा कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसके स्थान पर आपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया और HCl को बाहर निकाल दिया। जैसे CH3CH2COOH है, इसकी अभिक्रिया करवाई Br2 लाल फॉस्फोरस के साथ, आपने एक अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया और उसके स्थान पे आपने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। इसके बाद में हम बात करते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया की। हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या करते हैं हम, या तो एथिल अल्कोहल लेते हैं या एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और अभिक्रिया करवाई जाती है H2 के साथ NaOH की उपस्थिति में, यानी हेलोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो बनता है हेलोफॉर्म प्लस बनता है सोडियम फॉर्मेट, है ना। तो इसका डिटेल जो है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो आप हेलोफॉर्म अभिक्रिया को छोड़ भी सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हेलोफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस रिएक्शन को छोड़ दीजिएगा, है ना। वैसे इसकी डिटेल मैंने वीडियो में आपको पढ़ा रखी है, लेकिन ये आपके अब एग्ज़ाम में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी रिएक्शन नंबर 33 है हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होती है उसका प्रारूप क्या होता है वो आपको याद रखना है। इसमें हम क्या करते हैं, एमाइड लेते हैं, है ना, एमाइड लेते हैं। एमाइड का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CONH2 समूह उपस्थित हो और अभिक्रिया करवाई जाती है Br2 KOH के साथ, है ना। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको
इम्पोर्टेंट रेम रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ा रहा हूँ। डिटेल में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको याद करवा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये एमाइड है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है ब्रोमीन प्लस KOH के साथ। तो CO समूह हटा देते हैं और एमीन बनाते हैं, CO हटा देते हैं। तो देखिएगा, ये है RCONH2, इसकी अभिक्रिया करवाई Br2KOH के साथ। तो इस CO को हटा देना है। तो जब CO हट जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, RNH2 बनेगा। PHCONH2 है प्लस Br2KOH, CO हटा दो तो क्या बन जाएगा, PHNH2 बन जाएगा। अब देखो, Br2 प्लस KOH जो होता है उसके स्थान पे आपको Br2 प्लस NaOH भी दिया जा सकता है। Br2 प्लस KOH जो होता है उसको हम KOBr भी लिख सकते हैं, Br2 प्लस NaOH को हम NaOBr भी लिख सकते हैं। कुल मिला के हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया में आपको करना क्या है कि जो CO समूह है ना, इसको हटा देना है। इसको क्या करना है, हटा देना है। जैसे RCONH2, KOBr, RNH2, PHCONH2, NaOBr, PHNH2। संपूर्ण अभिक्रिया जो है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर पढ़ा रखी है। वैसे देखो इधर लिखी हुई है, ये मैं बता देता हूँ। इसमें हम RCONH2 Br2 प्लस कितने KOH लेते हैं, 4 KOH लेते हैं। तो देखो क्या बनता है, RNH2 प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस इसके अंदर बनता है 2H2, है ना। तो हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया में आपको करना क्या है, CO हटा देना है। क्योंकि रिएक्शन पूरी करने का सवाल आता है तो आप इसको CO हटा के कर सकते हो। पूरी लिखनी हो तो याद रखना, मैं वापस से बता ही देता हूँ, RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH कितने लेने हैं, 4। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, RNH2, यहाँ से क्या निकला, CO। ठीक है, यहाँ पे कितने K हैं, 4। 4 में से 2 K तो 2 Br के साथ जुड़ जाएंगे, 2 KBr प्लस 2 K जो बचे K2, ये CO हो गया। और एक ऑक्सीजन ले लो तो क्या बन जाएगा, K2CO3। 4 हाइड्रोजन बच गए तो 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2O। ठीक है, चलिएगा अगली रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो थैलेमाइड लेते हैं। थैलेमाइड की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बेंजीन, CONH CONH। ठीक है, ये क्या है, थैलेमाइड। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखो यहाँ से H हट जाता है, उसके स्थान पे K आ जाता है, यानी जलकाणु बाहर निकल गया। यहाँ से OH और यहाँ से H और बन गया N पोटेशियम थैलेमाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ वापस। देखो ये तो है आपका थैलेमाइड। क्या होता है, बेंजीन, ये बेंजीन है ना, ये CO लगाओगी इधर, सॉरी इधर भी CO लगाओगी और दोनों को जोड़ दोगे NH से। ये क्या है, ये क्या है, थैलेमाइड है। अब आपको इस हाइड्रोजन को हटाना है। देखो इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो इस पे माइनस आएगा और KOH का K प्लस लेना है, वो इस पे जोड़ देना है। तो बताओ, इसको कहेंगे N पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है RX के साथ। तो बताओ, R पे प्लस होता है, X पे क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और ये R इसके ऊपर जुड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे N एल्किल थैलेमाइड। ये देखो ये बन गया N एल्किल थैलेमाइड। फिर इसका हम जल अपघटन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, RN और 2 हाइड्रोजन जल से आएंगे और क्या बनेगा, RNH2 प्लस क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल बन जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। इस विधि से RNH2 ओनली 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एमीन का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि RX N पोटेशियम थैलेमाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर लेता है। देखो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये नाभिक स्नेही है और ये इसके साथ कौन सी अभिक्रिया कर रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो केवल एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का निर्माण इससे किया जा सकता है, या आप इससे एरिल एल्किल एमीन भी बना सकते हो, एरिल एल्किल एमीन। ठीक है,
इस विधि से एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए हमें हेलोबेंजीन लेनी पड़ेगी, और हेलोबेंजीन जो होती है वो अनुनाद से क्या होती है, स्थायी, और ये एन पोटेशियम थैलेमाइड के साथ क्रिया नहीं कर पाती। फिर हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 35 की। 35वीं रिएक्शन है, उसका नाम है शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। क्या नाम है? अच्छे से देख लो, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। सबसे पहली बात, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया में होता क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक लेते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक लिया जाता है और उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। अब सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन कौन से होते हैं? जैसे एल्कोहल, ROH, RNH2, PHOH, ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया एमीन, ये हो गया आपका एल्कोहल। और अभिक्रिया करवाते हैं, देखो ClCO C6H5 यानी C6H5COCl, जिसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल देना है, तो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। समझ में आ गई? इसमें करते क्या है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक का H के रूप में और बेंजोइल क्लोराइड का Cl के रूप में यानी HCl को बाहर निकाल देना है। फिर हम बात करेंगे एनिलीन की फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो याद रखना है, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती, क्योंकि एनिलीन एक लुईस क्षार है जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त लुईस अम्ल AlCl3 से क्रिया करके क्या बना देती है, लवण बना देती है। आपको फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया मैंने पढ़ाई थी। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, RCl प्लस AlCl3 लेते हैं। अब RCl के साथ एनिलीन क्रिया करे, उससे पहले एनिलीन किसके साथ क्रिया कर लेती है, AlCl3 के साथ, और एक लवण बना लेती है इस प्रकार से। ये देखो AlCl3 में Al का अष्टक क्या है, अपूर्ण, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। तो एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर किसको दे देता है, AlCl3 के Al को। तो Al पे माइनस आ जाएगा और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। रिएक्शन नंबर 37, रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसे कहते हैं हाफ मान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या हाफ मान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन देती है। सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये जो अभिक्रिया है वो केवल 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन देती है, यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देती। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन यानी RNH2, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन यानी C6H5NH2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करवाई जाती है। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ तो करवाने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, जब एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करवाई जाती है तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। अर्थात NH2 समूह NC समूह में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में NH2 समूह किस में बदल जाता है, NC समूह में। इस अभिक्रिया को 1 डिग्री एमीन का आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा। PHNH2 CHCl3 प्लस KOH PHNC बन जाएगा। NH2 को किस में बदलना है, NC में। ये देखो ध्यान से देखो आप, ये NH2 था और यहाँ पे NH2 की जगह क्या आ गया, NC। पहले आप इतना याद करें, ये याद हो जाए, उसके बाद में संपूर्ण रिएक्शन याद कर लें। RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 KOH, तो बताओ RNH2 किस में बदल गया, RNC में। यहाँ पर 3 K है और 3 Cl है, तो 3 KCl बाहर निकल गए और 3 H2 बाहर निकल गए। अब हमने क्या देखा कि क्लोरोफॉर्म और KOH दो जगह काम आया। एक तो राइमर-टीमान अभिक्रिया में काम आया था और एक कहाँ पे काम आ गया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। ये कौन सी अभिक्रिया है, राइमर-टीमान अभिक्रिया, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें हिंट क्या है कि CO2 निकालकर RBr बना दें। तो RCOOAg Br2 प्लस CCl4 विलायक होता है इस अभिक्रिया में, तो क्या बन जाएगा, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr।
यानी हुंस डीकर अभिक्रिया में आपको CO बाहर निकाल देना है। जैसे मान लो आपको ये दे दे COOAG कि इसकी हुंस डीकर अभिक्रिया करो, तो आपको करना क्या है, CO2 बाहर निकालनी है, ये बाहर निकाल दो आप यहाँ से, ठीक है। और Ag को तो बाहर निकल जाएगा और इसके Br जोड़ दो तो ये बन जाएगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और ये CO2 प्लस AgBr, ठीक है, चलिएगा। फिर हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया RNH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या बनेगा, देखो ये बनता है RNHC डबल बॉन्ड SH, है ना। ये सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऐसे, तो सल्फर के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, RNH2 से H प्लस आएगा, वो तो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा NHR, ये बन गया RNHC डबल बॉन्ड SH। फिर अभिक्रिया करवाई जाती है HgCl2 के साथ, तो बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ये HgCl2 नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, Hg2Cl2 है, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड। और एल्किल आइसोथायोसाइनेट जो होता है उसमें सरसों के तेल जैसी क्या आती है, गंध आती है। फिर लेड्रर मेनासी अभिक्रिया, लेड्रर मेनासी अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। तो फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर और फिनॉल की पैरा स्थिति पर CH2OH जुड़ जाता है और इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। इस रिएक्शन का उपयोग बेकेलाइट बहुलक बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा कौन से बहुलक बनाने में करते हैं, बेकेलाइट। वैसे बहुलक वाला चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिनॉल होने की वजह से ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं फिनॉल और जिंक धातु की अभिक्रिया, तो फिनॉल प्लस Zn, तो बताओ Zn क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा, ZNO बन जाएगा, है ना। और फिनॉल किस में बदल जाएगा, बेंजीन में। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है लेकिन याद रखनी है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 42 की, लाल फॉस्फोरस प्लस HI वाली अभिक्रिया, यानी अपचयन की अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, लाल फॉस्फोरस प्लस 2HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन होता है एल्डिहाइड में, OH निकल जाएगा और H जुड़ जाएगा, ये OH निकल गया और उसके स्थान पे क्या जुड़ गया, H, ठीक है। फिर हम करवाएंगे लाल फॉस्फोरस प्लस 2HI के साथ, तो बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपचयन किस में हो जाएगा, RCH2OH में, और फिर करवाएंगे लाल फॉस्फोरस प्लस 2HI के साथ, तो क्या बन जाएगा, RCH3 बन जाएगा। अब हुई कैसे बता देता हूँ, देखो ये क्या है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहले इसकी आप अभिक्रिया करवाओ 2HI के साथ, है ना। लाल फॉस्फोरस जो है उसका रोल नहीं है, वो सिर्फ आप ऐसे मान सकते हैं एज ए कैटालिस्ट काम में आ रहा है यहाँ पर। तो देखो कैसे कराओगे, यहाँ से OH निकल जाएगा, वो OH जो है वो H के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O, और एक H जो बचा वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, RCHO। और ये जो दो आयोडीन है ना, ये I2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, तो बताओ एल्डिहाइड तो बन ही गया। अब एल्डिहाइड का फिर अपचयन करो, तो अपचयन कराओगे तो 2HI है आपके पास, 2HI का मतलब 2H है, तो एक H तो जोड़ दो इस पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCH2OH। और क्या बाहर निकल जाएगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसमें निकाल नहीं रखी, आप निकाल लेना चाहो तो, और नहीं निकालो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एल्कोहल का फिर अपचयन करवाओ, तो RCH2OH का फिर अपचयन करवाया आपने, तो अब आपके पास फिर 2H चाहिए, तो एक तो आयोडीन बाहर निकालना है और एक H तो जोड़ देना है OH के साथ, तो वो तो जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा, और एक H इस RCH2 पे जोड़ देना, तो बताओ RCH3 बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फिर एल्कोहल में, और एल्कोहल फिर किस पे बदल जाता है, एल्केन में। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका नाम है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट क्या होता है, देखो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है। अमोनिया में यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। क्या होता है? NH4OH। और सिल्वर नाइट्रेट, अमिट स्याही भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। जो वोट डालने के लिए वोटर्स जाते हैं तो उनके नाखून के ऊपर जो स्याही लगाई जाती है तर्जनी उंगली पे बाएं हाथ की, वो होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस, और पूरे पे चार्ज कितना है प्लस। एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं वो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। एल्डिहाइड जो होते हैं वो टोलेन अभिकर्मक को क्या कर देते हैं? अपचयित, और खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये एल्डिहाइड है। तो देखो इसने इसका अपचयन किया तो Ag के ऊपर +1 आवेश था, क्योंकि अमोनिया उदासीन लिगेंड है, तो Ag प्लस बदल गया किसमें? Ag में। और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो गया किसमें? RCOOH में। कीटोन अभिक्रिया नहीं देते, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते, इसका मतलब कीटोन जो है वो टोलेन अभिकर्म को अपचयित नहीं करते, यानी उनका खुद का ऑक्सीकरण नहीं होता। अतः एल्डिहाइड और कीटोन के विभेदीकरण में टोलेन अभिकर्मक का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा कि टोलेन अभिकर्मक का जब अपचयन होगा तो रजत दर्पण बनेगा। रजत दर्पण बनेगा। रजत दर्पण का मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाई जाती है ना, उस टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर चांदी जम जाती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे दर्पण बन गया है। अब हम बात करेंगे फेलिंग विलियन की। फेलिंग विलियन क्या होता है? फेलिंग विलियन होता है फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B का मिश्रण। फेलिंग विलियन क्या होता है? फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B का मिश्रण। फेलिंग विलियन A क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। फेलिंग विलियन A क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। फेलिंग विलियन B क्या होता है? रोसे लवण होता है, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH। अब आपसे कोई पूछे कि फेलिंग विलियन क्या है, तो आप कहोगे कि फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B का मिश्रण होता है। फेलिंग विलियन A क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। ये देखो फेलिंग विलियन A क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। और फेलिंग विलियन B जो होता है वो होता है रोसे लवण प्लस NaOH। रोसे लवण प्लस NaOH। इसका मतलब कॉपर सल्फेट के जलीय विलियन में रोसे लवण मिला दो और NaOH मिला दो, तो क्या बन जाएगा? फेलिंग विलियन बन जाएगा। अब रोसे लवण क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र सामान्य रूप से CuO लिखा जाता है। तो RCHO इज इक्वल टू CuO है ना, ये आपको याद रखना है। तो देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फेलिंग विलियन का अपचयन करेगा और खुद क्या हो गया? ऑक्सीकृत। RCHO का ऑक्सीकरण किस में हो गया? RCOOH में। और जो आपका फेलिंग विलियन है वो अपचयित होगा। देखो फेलिंग विलियन में यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण +2 है, और यहाँ पर ध्यान से देखो आप कॉपर का +1 हो गया, निकालना आता होगा, मैंने आपको सिखा रखा है। और लाल अवक्षेप बनता है, लेकिन कीटोन ये अभिक्रिया नहीं करता। तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन के लिए हम फेलिंग विलियन का उपयोग भी कर सकते हैं, टोलेन अभिकर्मक का उपयोग भी कर सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ, एल्डिहाइड व कीटोन का विभेदन फेलिंग विलियन से भी कर सकते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगले वीडियो में मैं आपको विदाउट नेम वाली रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। तो आप ये जैसे SN1 SN2 क्या होती है, ये सारी रिएक्शंस एक जगह मैंने लिख ली है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल के ऊपर जोड़िएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो। धन्यवाद।